लोडिंग हो रही है। हाँ हो बस गई। ठीक है। बस 2 मिनट का मैं हल्का सा रिपीट करके शुरू कर देता हूँ, थोड़ा सा अपनी डेफिनेशन को इम्प्रोवाइज भी कर दूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको 2 मिनट में दे देता हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर दोज राइट which are protected because they have been made by using mental faculties and intelligence. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो राइट होती हैं जिनका क्रिएशन आप अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से करते हैं, इसलिए उनको बचाया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की प्रॉपर्टी राइट होती हैं। ये इनटेंजिबल हैं, ये नज़र नहीं आती कई दफ़ा, और कई दफ़ा ये टेंजिबल नज़र आती हैं। इनको इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है कि इसमें उस व्यक्ति का या उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संस्थान का, उस कंट्री का बहुत ज़्यादा रिसर्च, डेवलपमेंट या इंटेलिजेंस लगा होता है, इसलिए इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी वस्तु जिसमें कोई आपको फ़ायदा हो, इंटरेस्ट हो, वैल्यू हो, जिसकी कोई इंट्रिंसिक, और ये आपके इंटेलिजेंस की वैल्यू होती है। अब इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये 3 मेन है, यही 3 आपके सिलेबस में है। इनके अलावा इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी है, सेमीकंडक्टर है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब मैं थोड़ा सा खुल के और इसमें एग्जांपल दूं। जैसे कॉपीराइट में क्या प्रोटेक्ट करते हैं? कॉपीराइट में, जैसे कल मैंने पूछा तो नीतीश ने कॉमन सेंसिकली बताया कि जैसे कोई मूवी है या म्यूजिक है, तो जहाँ पर भी आपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, जैसे कोई गाने की धुन बनाई है, कोई मूवी बनाई है, कोई ड्रामा लिखा है, कोई चित्रकारी करी है, जहाँ पे आपका इंटेलिजेंस बहुत यूज हुआ है और आपने बड़ी रिसर्च करी है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ये जो चीज़ आपने प्रॉपर्टी क्रिएट की है, ये लेबर से तो क्रिएट की है, लेकिन मेन इसमें क्या है, आपकी बुद्धि यूज हुई है। तो दैट इज व्हाट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, ताकि लोग मेहनत करें, नॉवेल्टी लाएं, इन्वेंशन लाएं। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन, जिसको अगर हम हिंदी में करें तो ज़रूरत ही, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उसी तरीके से जब तक किसी भी इंसान को कुछ कमीशन नहीं मिलेगा या कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा आविष्कार करने का या नई चीज़ डेवलप करने का, तो वो नहीं करेगा वो काम। अब जैसे आप देखो कि बहुत से साइंटिस्ट ज़्यादातर यूएस वगैरह चले जाते हैं और वहाँ पर जाके वो रिसर्च करते हैं, भले वो इंडियन हो। अगर मैं आपको कल्पना चावला का एग्जाम्पल दूँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको वहाँ पे इंसेंटिव ज़्यादा मिलते हैं, रिसर्च करने का मौका ज़्यादा मिलता है या पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो उसी तरीके से इंटेलेक्चुअली क्रिएट की गई प्रॉपर्टीज़ को बढ़ावा देने के लिए, कि लोग उसमें काम करें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर उनके इस राइट को, ये हमारे पास ये लॉ आया है। कॉपीराइट में, कॉपीराइट 5 चीज़ों के ऊपर मिलती है। लिटरेरी वर्क, यानी कि कोई काव्य रचना करता है, कोई कहानियाँ लिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें इंग्लिश राइटर्स की, ब्रिटेन की, तो आपको वहाँ पे शेक्सपियर आता है। अब शेक्सपियर की उस कहानी पे कितनी मूवीज़ बन गई, ऑथेलो पे बन गई ओमकारा, मैकबेथ पे बन गई मकबूल। तो इसी तरीके से उसका ये लिटरेरी वर्क है, कॉपीराइट्स होती। फिर ड्रामा है, कोई बड़ा फेमस हो गया, जैसे एक ड्रामा था कि जिनने लाहौर नहीं देखी वे जन्मा ही नहीं, तो वो बड़ा फेमस। उसके बाद फिर आप देखो कहीं के ड्रामे होते हैं, फिर कहीं मूवी बन रही होती है, साउथ की मूवी फिर बॉलीवुड में आती है, इंग्लिश मूवी यहाँ आती है, यहाँ का कंसेप्ट वहाँ जाता है। फिर आप देखो कि कितने सारे ऐसे गानों की धुन होती है। जैसे अगर मैं सर आपको, स्टोरी कॉपीराइट, क्या कह सर रहे हैं? स्टोरी कॉपीराइट हो सकती हाँ, है। स्टोरी भी कॉपीराइट होती, बिल्कुल होगी, ऑफ कोर्स। हम्म, अगर कोई तो सर ऐसी, वो किस चीज में आएगी? वो कॉपीराइट में आएगी। कॉपीराइट में इसमें आएगी, आपकी लिटरेरी वर्क में आएगी, लिडमा में। ये रहा लिटरेरी ठीक। वर्क, ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क में आएगी ना, लिखत पढ़त का काम है। हम्म, तो कई ऐसी शॉर्ट स्टोरीज हैं, पहले पंचतंत्र की स्टोरीज होती थी, फिर बहुत लोगों ने लिखा, मालगुडी डेज होता था, कई सारी स्टोरीज लोग लिखते हैं, कई लोगों ने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, उनको नोबेल प्राइज मिला है, बुकर प्राइज मिला है। तो जो स्टोरी नोवेल है तो वो तो नोवेल है, यहाँ तक कि कंसेप्ट भी नोवेल होते हैं। अब जिसने बिग ब्रदर मान लो बाहर लेके आया, इंडिया में बिग बॉस आया, या अब इंडिया में कोई और प्रोग्राम आता है, खतरों के खिलाड़ी या कुछ, तो वो अपना कॉपीराइट कराते हैं कि उसके कंसेप्ट को कोई कॉपी ना करे, ठीक है। तो अब जैसे आप कई गानों की धुन देखोगे, जैसे नुसरत फतेह अली खान बहुत बड़े कव्वाल थे, तो उनके कई गाने हैं जो देखोगे कि अभी भी कॉपीराइट लोग कॉपी करते ओके। रहते हैं, धुन को और गानों को।
तो बल्कि एक बार पूछा भी था किसी ने नुसरत फतेह अली खान साहब से कि भाई आपका सबसे अच्छा कॉपी किसने किया, तो उसने किया कॉपी तो बहुत लोगों ने किया लेकिन 2 लोगों ने बहुत अच्छा किया। तो पूछा कौन 2 लोग हैं, तो उसने बोला एक अनु मलिक और दूसरा प्रीतम। इन दोनों ने बहुत ही अच्छा कॉपी किया। तो उसी तरीके से कई मूवी आप देखोगे बॉलीवुड में जो पहले साउथ में आती है फिर बॉलीवुड में आ जाती है, इंग्लैंड अमेरिका में आती है फिर बॉलीवुड में आती है। और कई दफ़ा क्या होता है कि बॉलीवुड से या इंडिया से कोई कॉन्सेप्ट बाहर जाता है, बाहर के लोग कॉपी करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएशन तो हर जगह है। उसी तरीके से म्यूजिक की धुन होती है, कभी मोजार्ट बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, कभी तानसेन म्यूजिशियन थे, फिर कभी ए आर रहमान म्यूजिशियन हैं, या बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। तो इनके जो आर्टिस्टिक वर्क होता है इसको संभाल के रखने की ज़रूरत होती है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये आपका कॉपीराइट हो गया। फिर अगला आता है आपका एग्जांपल ट्रेडमार्क के तौर पे। ट्रेडमार्क तो बहुत ही सिंपल है, हज़ारों ब्रांड हैं। पार्ले जी की वो जो बच्ची है वो भी एक जो बच्ची की फ़ोटो है, अब तो खैर वो 65 ईयर ओल्ड लेडी हैं, वो भी ट्रेडमार्क है। उसी तरीके से कोई भी बड़ी ली कूपर है, वैन हिसन है, रिबॉक है, एमआरएफ है, ये दुनिया भर की सबकी कोई ना कोई कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट और सिंबल होते हैं जो कि ये बताते हैं कि ये इस कंपनी को बिलोंग करते हैं। और वो वाली कंपनी ने बहुत मेहनत करके अपना एक समाज में, बिजनेस में एक वो बनाया होता है कि अच्छी सर्विस देते हैं। फॉर एग्जांपल कोलगेट फेमस है टूथपेस्ट बनाने के लिए। अब कोलगेट का निशान मान लो है, किसी ने उसको चेंज करके थोड़ा सा डिसेप्टिव सिमिलरिटी करके अपना सामान बेच रहा है, बासमती कहेगी कुछ और बेच रहा है, तो इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी गुडविल को जो उन्होंने ट्रेड में बनाई है, और इस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा जो ट्रेडमार्क होता है उसको भी बहुत दिमाग लगा के बनाया जाता है, तो उसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है कि दूसरा ना वो ट्रेडमार्क ले ले। फिर तीसरा आपका पेटेंट आता है। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर साइंटिफिकली, अब ये लिटरेरी वर्क से हट जाती है बात, साइंटिफिकली कोई नई टेक्नोलॉजी या नई मेडिसिन या किसी भी साइंटिफिक चीज़ का इन्वेंशन करता है, तो उसको फिर राइट होता है 10 साल का, 20 साल का, कि केवल वही उसका इस्तेमाल करेगा और उसको बेचेगा। फॉर एग्जांपल HIV एड्स पे बहुत रिसर्च हुई, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हुई, इंडिया में भी रिसर्च हुई, US में भी रिसर्च हुई, रशिया में भी रिसर्च हुई, जर्मनी में भी रिसर्च हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा रिसर्च जिन लोगों ने करी कैंसर पे और HIV पे, वो US था। अब उन्होंने रिसर्च करके मान लो कोई एंटीवायरल थेरेपी बनाई, कॉकटेल ड्रग थेरेपी बनाई HIV के वायरस को रेप्लिकेशन से रोकने के लिए, या कैंसर सेल्स को मैलिग्नेंटली डिवाइड होने के लिए भी कुछ वो क्या करते हैं, उन्होंने कोई दवाई बनाई है। अब उन्होंने कोई दवाई बनाई तो लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके 5-10 साल 15 साल खर्च करके बनाया, या वैक्सीन कोई बनाता है, तो अब वो क्या कहते हैं कि ये दवा हमारी है तो अब हम इसको इतने में बेचेंगे और दूसरा नहीं बेच सकता इसको, उसको हमसे ही लेना पड़ेगा डीलरशिप। तो ये होता है पेटेंट। अब जैसे मान लो फाइजर वालों ने बनाई, या पूना पूना वालों ने, सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने वैक्सीन बना दी, तो वो ये कह सकते हैं कि कुछ सालों के लिए भाई हम ही बनाएंगे, या आप हमसे खरीदो। इसी तरीके से कई मेडिसिन, अब मैं कुछ एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ, मैं टीचर हूँ, कई ऐसी मेडिसिन है जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो पर्टिकुलर कंपनी बनाती थी, बाद में और कंपनी बनाने लगी, उसका रेट कम हो गया, या बहुत सी ऐसी दवाएं आपको और भी मिलेंगी मार्केट में। ऐसी एक केस हुआ था, नोवार्टिस का केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में 2014-15 में। नोवार्टिस एक अमेरिकन कंपनी है जो कैंसर की दवा बहुत महंगी बेचती थी, इंडिया में लोग, नॉर्मल लोग नहीं खरीद सकते उतनी, तो यहाँ के लोगों ने, मेडिकल एसोसिएशन ने केस किया और वो केस जीत गए कि हम जेनेरिक मेडिसिन कॉपी करके बना सकते हैं। अगर आप देखो तो केमिकल पैरासीटामोल है, लेकिन क्रोसिन भी बेच रही है, डोलो भी बेच रही है, और भी कंपनी है। तो कंपटीशन खत्म करा जाता है पेटेंट के माध्यम से, लेकिन ये ज़रूरी भी है, वरना कोई रिसर्च करके क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा। तो ये हो गया आपका पेटेंट। उसी तरीके से फिर इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। सर्किट डिज़ाइन है, जैसे एप्पल ने कोई सर्किट डिज़ाइन करी तो एप्पल को राइट हो जाएगा कि वो वही रखे। फिर एक ट्रेड सीक्रेट होता है, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, इन्होंने कैसे ड्रिंक बनाया है, इनके सीक्रेट होते हैं जो ये किसी को बताते नहीं, और अगर किसी को सीक्रेट पता भी चल जाए तो भी वो इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उनकी राइट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उन्होंने रिसर्च करके, टाइम लगा के, अपनी एनर्जी लगा के, और ख़ास करके अपना इंटेलिजेंस लगा के उस चीज़ को पाया है। वो कहते हैं ना अकल बड़ी है भैंस, तो लोग कहते हैं अकल बड़ी है। हम ह्यूमन बीइंग जो है वो सबसे स्ट्रांग नहीं है दुनिया में,
हमसे स्ट्रांग और जानवर भी हैं, लेकिन हमारा क्या है कि वी आर द मोस्ट स्मार्ट, हम सबसे इंटेलिजेंट है। तो ये हमारी क्रिएशन है। तो जो क्रिएशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये आईपीआर की हमारी ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की वजह से ही वर्ल्ड में वो क्या कहते हैं, आईपीआर लॉ है। अब मैं थोड़ा सा अगर मजाक करूं, आप लोगों ने वो क्या नाम था यार, एक वो मूवी है जिसमें आमिर खान और अजय देवगन, जूही चावला और काजोल है, देखिए मूवी इश्क। यस सर, देखी है। इश्क मूवी, तो उसमें एक नवाब चंगेजी आते हैं थोड़ी देर के लिए मजाक के सीन में, कॉमेडी सीन है। तो उसमें एक उल्टी मूरत लगी हुई होती है। तो वो कहता है ये किसने बनाया है, मैं उसका हाथ कटवा दूंगा। सर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। हाँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं आता, वो मूरत उल्टी हो जाती है, गर्दन पीछे चली जाती है। हाँ तो हाँ सर, देखिए। वो कहता है कि ये क्या नायाब तोहफा है, ये किसने बनाया? तो वो कहता है मैंने बनाया। तो अब मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा कि तुम किसी और को ये बना के ना दे सको। तो अगर हम इसके अंदर से एक चीज निकालें तो क्या चीज निकल के आती है कि अगर किसी ने कोई इंटेलिजेंटली काम किया, ये भी कहा जाता है कि जिसने ताजमहल बनाया था, जिस आर्किटेक्ट ने, उसके हाथ कटवा दिए। अब ये चीज आती है वहां पे सामने कि यार अगर आपको कोई चीज प्रोटेक्ट करनी है, कि इंटेलिजेंटली काम किया, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो आप लॉ लाओगे ना, हाथ थोड़ी काटोगे। कि कोई कुक बहुत अच्छा है, ये कहीं और ना बनाए, तो आप उसको या तो खरीद लो, कुछ लॉ बना दो कि वो ना बेच सके। जैसे इवन की आर्मी एक्ट भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी क्या है कि जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो अपने राज किसी को नहीं बता सकते, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स में आता है। इवन की सीआईए को भी अगर आप देखोगे, आप लोग देखते होगे टीवी पे कि कई दफा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डिक्लेयर की जाती है जब 20 साल 40 साल गुजर जाता है, उससे पहले नहीं बताई जाती क्योंकि वो ऑफिशियल सीक्रेट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की मैंने एक डेफिनेशन ये बताई थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ मेंटल फैकल्टीज, स्पेशली आर इंटेलिजेंस। एग्जांपल कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंजीनियरिंग डिजाइन, सेमीकंडक्टर डिवाइस, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जियोग्राफिकल इंडिकेटर। जैसे कुछ चीज़ें हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर हैं, ये हालांकि इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आईपीआर में माना गया है। जैसे कि बासमती जो है वो इंडिया का फेमस चावल है। अब दूसरी कंट्री अपना सेकंड क्लास के चावल को अगर बासमती डाल के बेचेगा तो ये गलत है कि नहीं है? तो इसको बचाने बिल्कुल है के लिए सर। फिर बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, वो रजिस्टर कराना पड़ता है अपने नाम पे। अब इसमें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया कि हिमालय के अंदर कई सारी ऐसी जड़ी बूटी और स्पीशीज हैं जो कई जगहों पे नहीं, या अफ्रीका में कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, या साउथ ईस्ट एशिया में कुछ ऐसी जड़ी बूटी हैं। तो यूएस के साइंटिस्ट वगैरह या वेस्टर्न कंट्री से क्या करते हैं, पहले ही जाते हैं उनको ढूंढते हैं और रजिस्टर करा लेते हैं अपने नाम पे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये एक तरीका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये डिफाइन करने का है कि आपको कुछ टर्म इस्तेमाल करने हैं। जैसे कुछ टर्म इस्तेमाल करने हैं, जैसे आईपीआर के बारे में। सुजीत, चीजें क्लियर हो रही हैं आपको? जी बिल्कुल सर, समझ जैसे आ रही है। एक आपको डालना है बंडल ऑफ राइट, इट इज बंडल ऑफ राइट। बंडल ऑफ राइट्स है, ऊपर की डेफिनेशन भी लिखनी है। बंडल ऑफ राइट्स टू इंजॉय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नीतीश कहीं चले गए क्या? हेलो, नहीं सर, हाँ। यही हूँ। नीतीश कल कुछ होमवर्क दिया था, कुछ थोड़ा बहुत कोशिश की? नहीं की? सर मेरे पास तो सर उसके वही नहीं है। यार गूगल पे सर्च कर लेते। सर फिर तो नहीं किया मैंने, गूगल सर्च नहीं किया, मेरे पास एक्ट्स नहीं थे तो मैंने सोचा एक्ट्स नहीं है तो फिर क्या ही देखूं। हाँ ना, बात तो ठीक है। आईपीसी भी नहीं है? आईपीसी तो होगी। जी सर, आईपीसी है। आईपीसी में तो निकालना था, आईपीसी में निकालना था, और सोगा भी होगा, सेल ऑफ गुड एक्ट पढ़ा तो नहीं था। सर, सेल ऑफ गुड एक्ट का वो बेनिफिट नहीं है। खरीदा था। नहीं सर, बस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी यही है सर। कॉन्ट्रैक्ट टू तो पढ़ा है ना? कॉन्ट्रैक्ट है सर। तो कॉन्ट्रैक्ट टू जो आपने पढ़ा था, तो उसके शुरू के 3 यूनिट तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट के ही हैं, एजेंसी वगैरह, हाँ जी सर। इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी, गारंटी, ये है ना, प्लेज, जी सर। बेल, बेलमेंट। लेकिन साथ में अब ये बेली, था, बेलमेंट। पार्टनरशिप एक्ट भी था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी था।
कैसे भूल गए? सर एक्ट्स नहीं है मेरे पास, बेयर एक्ट्स नहीं है वो मेरे पास। नहीं नहीं, तो उनका जो एग्जाम हुआ था तो कैसे दिया था बिना बेर एक्ट के? सील ऑफ गुड एक्ट का क्वेश्चन सर कैसे? वो तो लाइब्रेरी वाइब्रेरी वैसे ही पढ़ पढ़ा के थोड़ा बहुत करके वैसे दे दिया, पर मैंने स्पेशल वैसे अपने लिए नहीं खरीदे बेयर एक्ट, मेरे पास है नहीं। चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक हैबिट के डेवलप करो नीतीश, कोई भी लॉ पढ़ा करो ना, भले से उसकी किताब मत लो, किताब मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बेर एक्ट जरूर खरीद के रखा करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिस में भी आगे काम आएगा। क्योंकि सर जो, अब ले लूंगा। हाँ ले लेना आराम से, कोई नेट पे मंगा लेना, कोई बात नहीं। जैसे बेर एक्ट अगर आपके पास है ना, ये किताबें जो भी लिखते हैं, कल को मैं किताब लिख रहा हूँ, आज आप कल को किताब लिखो, या जो भी किताब लिखता है वो करता क्या है, इसी बेर एक्ट को तो एक्सपेंड करता है। मेन तो बेर एक्ट ही है ना जो लॉ है। जी सर। तो आपको बताना है कि आईपीआर एक बंडल ऑफ राइट है इंजॉय करने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। बंडल ऑफ राइट क्यों कहा जाता है? बंडल ऑफ राइट इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति या जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस संस्थान ने उसको क्रिएट किया है, उसको माना जाएगा कि ये इसका क्रिएटर है, ये इसका ओरिजिनेटर है, ठीक है, ये इसको ओन करता है। इसके अलावा इसका फायदा उठाना, इसे आगे कैसे बेचना है, क्या करना है, कुछ टाइम के लिए ये इसको राइट दी जाती है। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है? पूरी जब डेफिनेशन आईपीआर की लिखेंगे सब चीज लिख सकते हैं आप, जब बड़ा क्वेश्चन है। चैलेंजेस क्या है? थ्रॉटल, इट थ्रॉटल ओपन कंपटीशन एंड लीड्स टू मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। देखिए, ठीक है, हम उनको तो राइट दे रहे हैं लोगों को जिन्होंने कैंसर का या आज कोरोना का वो दवा निकालते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो आप कंपटीशन थ्रॉटल कर दिया ना आपने। अब प्राइस राइज भी होता है इसकी वजह से, प्राइस राइज होता है, चीज़ें महंगी बिकती हैं। अब एक एक टेबलेट हज़ार हज़ार रुपए की मिलेगी, तो गरीब लोग क्या करेंगे? एक ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है आईपीआर में। तो ये दो चैलेंजिंग राइट्स हैं। एक तरफ आपको जिन्होंने मेहनत करी है उनको रिवॉर्ड करना है, और दूसरी तरफ आपको ये भी देखना है कि समाज के जो वंचित सेक्शंस हैं, या जहाँ पे समाज से ज़्यादा बहस होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में फिर बहुत फ़र्क आ जाता है। तो उनको फिर आप कैसे बचाएंगे? पहले मलेरिया का ड्रग बड़ा महंगा मिलता था। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी डेफिनेशन भी आईपीआर की, और ये हमारे चैलेंजेस भी हैं आईपीआर के, ठीक है। और पहला जो आपका है प्रॉपर्टी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा आपको इसको विजा विज प्रॉपर्टी के साथ आपको डिस्कस करना होता है आईपीआर को, विजा विज प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कैसे, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, चल संपत्ति भी है, अचल संपत्ति भी है। और ये ज़्यादातर आपको मिलेगा आईपीसी में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। इन तीन जगहों को आपको साथ लेके पढ़ना है अगर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आपने देखनी है। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अगर आपने देखनी, आईपीसी का सेक्शन 22 है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, और टीपीए है। और मेरी आदत थी, मैं एग्जाम में टीपीए को टोपा लिखता था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो मेरे टीचर ने कहा यार पूरा लिखा करो, ये टीपीए लिखा करो। जैसे सोगा, सेल ऑफ गुड एक्ट, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बोलने में भी कुछ अच्छा लगता था, याद रह जाता था। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखनी है। प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है, लेबर भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी हो सकती है। टेंजिबल यानी कि जिसको छू सको, इनटेंजिबल जिसको ना छू सको, कॉर्पोरियल भी हो सकती है, इनकॉर्पोरियल भी, जिसको देख सको जिसको ना देख सको। जैसे आपकी कुछ राइट होती है प्रॉपर्टी में, आपके घर के सामने एक रास्ता है, उस रास्ते को या थोड़ी सी जगह है, आपने हमेशा उसको इस्तेमाल किया, तो वो आपको राइट मिल जाती है बाई प्रिस्क्रिप्शन की। उस जगह पे अगर आप अपनी गाड़ी खड़ी करते हो पिछले 20 सालों से, या वहां से हवा पानी आपके घर में एंटर करता है लाइट, तो कई दफा आपको राइट मिल जाता है उसका इंजॉय करने का। तो ये इनकॉर्पोरियल राइट है जो नजर नहीं आती। तो ये सब डिस्कस करके आपको बताना है प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या फर्क है, और दैट्स इट। और टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जब बात होगी, तो टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ये सारी हैं। अब इंजीनियरिंग डिजाइन के साथ मैं एक दो और डाल देता हूँ, सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस, जियोग्राफिकल
ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूंगा आपके साथ। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी है 2001 का, बायोडाइवर्सिटी। ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। ये एग्जाम्पल भी हैं और टाइप्स भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं और टाइप्स भी हैं। ठीक, तो ये है आपका एक चीज, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो अगला जो हमें पढ़ना है यहाँ पे, वो हमें पढ़ना है ओरिजिन और एग्रीमेंट्स, ओरिजिन एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ओरिजिन पे मैं कल और थोड़ा सा ध्यान दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूँ ओरिजिन के बारे में, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज धीरे धीरे डेवलप होता गया, डेवलप होता गया, डेवलप होता गया, तो उसमें क्या चीज़ें आई कि आज यहाँ की कोई कहानी है, कोई, अब अगर आपको मैं देखूँ फॉर एग्जांपल हीर रांझा, हीर रांझा की जो कहानी है वो पंजाब से निकली है, लेकिन ये कई कई कंट्रीज में फैलती जाती है लोकल उसके साथ, लोकल टेल के साथ। या इवन मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो रामायण है, रामायण की जो कहानी है वो आपको कई दफ़ा साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज में भी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है, हल्का फुल्का उसमें कुछ चेंज आता है। उसी तरीके से जो लैला मजनू की कहानी है वो कहानी अरेबिया की है, अब वो धीरे धीरे वर्ल्ड में फैलती है। उसी तरीके से जो कहानी मैंने आपको बताई ये वाली शेक्सपियर की कहानी, ओथेलो इंडिया में ओमकारा बन जाती है, मैकबेथ मकबूल बन जाती है, तो चीज़ें कॉपी होती हैं। तो और अब वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, वर्ल्ड जो है वो ग्लोबल हो चुका है, बिजनेस जो है वो ट्रांसनेशनल हो गया है। तो अब जो लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, वो उनको इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करनी थी, इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करनी थी। अब बेनेटन एक कंपनी है या कोई भी फॉर एग्जांपल कंपनी है इंटरनेशनल, अब उनके सामान पूरे वर्ल्ड में बिक रहे हैं, अफ्रीका से लेके इंडिया, इंडिया से इंडोनेशिया, ब्रुनाई, हर जगह बिक रहे हैं। तो अब उनको अपने इंटरनेशनल मार्केट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत आने लगी 18th सेंचुरी से, 1700 कुछ से, और 19th सेंचुरी से यानी कि 1800 के बाद से नीड टू प्रोटेक्ट, नीड टू प्रोटेक्ट वेल्थ इन आईपीआर internationally, especially since 18th and 19th सेंचुरी, 1818 वाली दशक में 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1800s, ठीक है। तो अब जब इनको इंटरनेशनल वेल्थ इन आईपीआर इंटरनेशनली, अब जब इनको इंटरनेशनली अपनी प्रॉपर्टी को बचाना था, अगर मान लो कि किसी ने कोई ड्रग बना लिया कैंसर के लिए यूएस में, अब इंडिया में पता लग गया किसी को, इसने कैसे बनाया। अब मैं आपको यहाँ पे कहानी बनाऊंगा। आपने कोलंबस का नाम सुना है? कोलंबस का नाम सुना है सुजीत एंड नीतीश? जी सर। नाम, हाँ, क्या किया था नीतीश? सर वो अमेरिका का वो ट्रैवलर था जो डिस्कवर किया था, इंडिया को डिस्कवर किया था। वो एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अमेरिका को उसने डिस्कवर किया था, इंडिया को ढूंढने के चक्कर में था वो, लेकिन इंडिया की जगह वो कहाँ पहुंच गए? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। और वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया, इंडिया को नहीं डिस्कवर किया। इंडिया का तो लैंड रूट सबको पता था, इंडिया तो कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड से, बाय लैंड भी कनेक्टेड है, अमेरिका अलग थलग है। अब आप अगर उसका मैप तो जानते हो, मैं मैप क्या दिखाऊंगा, वरना मैप दिखाई था, ये देखो मैप नजर आ रहा है? जी सर। तो ये इंडिया तो यहाँ है, तो ये तो यूरोप से कनेक्टेड ही, ये तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा धीरे धीरे। ये यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे तो इंडिया पहुंच जाओगे, लेकिन अमेरिका नहीं पहुंच सकते, बीच में समंदर है। तो
यहाँ पर क्या हुआ, वो इंडिया को ढूंढने निकला था कोलंबस, वो वेस्ट इंडीज पहुंच गया, इसलिए उसने उसका नाम इंडीज रख दिया। बाद में पता चला ये इंडिया नहीं है, और वास्को ड गामा ने ढूंढ लिया था इंडिया का रास्ता। तो कोलंबस को वहाँ का जो बादशाह था यूरोप का, मुझे लगता है स्पेन वगैरह की बात है या पोर्चुगाल की बात है, वो पैसे देता था कि तुम शिप लो और निकल जाओ समंदर में रास्ता ढूंढने। तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि बहुत देर के बाद उसको रास्ता मिला। ठीक है, आज हमें आसान लगता है, उस वक्त तो ये सब कुछ सिस्टम था नहीं सैटेलाइट का, कम्युनिकेशन का। तो एक दफ़ा बादशाह जो राजा था वहाँ का, वहाँ पे एक पार्टी चल रही थी, तो बड़े पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग भी वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ पर इससे कहा गया, वहाँ पे किसी ने शर्त रख दी कि एक एग जो था, अंडा, वो पड़ा हुआ था कि इसको सीधे रखो। तो कोई रख ही नहीं पा रहा था, अंडा आप देखोगे थोड़ा सा टेढ़ा होता है, उसको सीधे रखना जी मुश्किल सर। है टेबल पे। तो ये आया कोलंबस, ये बहुत दिमागी आदमी था, इसने अंडा लिया, ऐसा रखा कि हल्का सा क्रैक हो गया तो बैठ गए तो बाकी कह रहे हैं यार तुम तो उल्लू बना रहे हो, लोगों को धोखा कर रहे हो, ये तो कोई भी कर लेता। तो उसने कहा कोई भी कर लेता, पहली बार करने में बाद में करने में बहुत अंतर होता है। तो इसी तरीके से जो उसने अमेरिका का रास्ता ढूंढा, तो पहली बार ढूंढना मुश्किल है, अगली बार तो आप चले ही जाओगे जब आपको पता लग जाएगा। तो इनका यही कहना था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो हमने पहली बार कोई चीज़ ढूंढी है वो मुश्किल है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। मगर अब दुनिया के रास्ते खुल गए, अब यूएस वाले ने कोई चीज़ करी, इंडिया को पता लग गया, या इंडिया ने कुछ की, यूएस वालों को पता लग गया, और वो कॉपी कर करके बेचेंगे तो उसको लॉस होता था, क्योंकि अब तो ट्रेड पूरी दुनिया में हो रहा था ना 17वीं सेंचुरी के बाद से। ट्रेड तो दुनिया में 4000 सालों से हो रहा है। एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का लोथल का मटेरियल आपको अरब वर्ल्ड के बहरीन में और मेसोपोटामिया में 4000 साल पहले भी मिलेगा। लेकिन जो भयानक ट्रेड शुरू हुआ है बहुत तेजी से, वो 16वीं 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते इतना ज़्यादा ट्रेड होने लगा कि नुकसान होने लग जाता था कंपनीज को या लोगों को, अपनी चीज़ें, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो इसके वजह से फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होने लगे। क्या होने लगे? इंटरनेशनल एग्रीमेंट होने लग गया था। जैसे यूनाइटेड नेशंस के एग्रीमेंट्स होते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कि भाई कॉपीराइट को हम अपने देश में ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो और आपके देश का भी कॉपीराइट हम अपने देश में प्रोटेक्ट करेंगे। तो फिर दूसरा देश कहेगा कि भाई आप करोगे तो हम भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और हम एक जैसे कानून बनाएंगे। तो फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आए। यहाँ तक बात क्लियर हुई? जी हाँ सर। जी सर। कंसेप्ट भी कुछ क्लियर हो गया होगा, टाइप्स भी क्लियर हो गया, ओरिजिन का भी आपको समझ में आया होगा कैसे। अब वो एग्रीमेंट कौन कौन से थे? तो वो 4-5 एग्रीमेंट थे। एक आध का आपने नाम भी सुना होगा, मैं एक एक करके यहाँ लिख देता हूँ, अगली क्लास में मैं आपको बताना शुरू करूंगा। पहला था पेरिस कन्वेंशन, दूसरा है आपका बर्न कन्वेंशन, ये स्विट्जरलैंड में जगह है मेरे ख्याल से, बर्न कन्वेंशन। तीसरा है आपका मैड्रिड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैड्रिड कन्वेंशन ना कह के मैड्रिड को एग्रीमेंट कहिए। मैड्रिड एग्रीमेंट 1891, ये 1883 का है, और ये 1886 का है। देखो मैंने क्या कहा कि 19वीं सेंचुरी से ज़्यादा होने लग गया ट्रेड वगैरह। फिर आप आओ, यहाँ पे आपका आया पीसीटी, पेटेंट कन्वेंशन ट्रीटी 1970 की, ये भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके बाद फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना वाइपो 1970 में। वाइपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूनाइटेड नेशन पीस के लिए काम करता है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है, अच्छे लाइफ के लिए काम करता है, उसी तरीके से वाइपो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को करने के लिए काम करता है। वाइपो के बाद एक चीज़ आपने जरूर सुनी होगी, ये सुना है आपने नीतीश एंड सुजीत? नहीं हाँ जी सर। सर। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ नहीं सर नहीं। 1948। अच्छा कोई बात नहीं। और ये नाम सुना है आपने, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये कुछ हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट हैं
जिनके हिसाब से हर देश को अपना अपना कानून बनाना है और उनके हिसाब से चलना है और पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है। और इसी वजह से फिर हमारे वहाँ 1970 से एक्ट्स आने लगे। तो भारत में कौन कौन से एक्ट हैं, मैं ये बताने के बाद भारत के एक्ट्स आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं हुई आज समझने में? हम स्लोली नहीं चलेंगे। सर। ओके, थैंक यू नीतीश। सुजीत आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? नहीं सर, ओके ओके, क्लियर है। चलिए। और ये इस वाले में क्या है, ये अच्छी आईपीआर नया सब्जेक्ट है, कंपैरेटिवली थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल जो हमारा लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्राइम का, सिविल का, उससे थोड़ा अलग है। लेकिन इस फील्ड में जो अच्छी प्रैक्टिस करते हो पैसे भी बहुत कमाते हैं। सर ये सिविल में तो क्या आएगा इसका आईपीआर? सिविल में ही आएगा, लेकिन ट्रेडिशनल सिविल नहीं है ना, ट्रेडिशन से हट के है ये। ट्रेडमार्क तो चलो मान लो फिर भी आ जा रहा है, मगर पेटेंट तो हट के है ना थोड़ा सा। और जी सर। इंटरनेशनल कंपनीज कई दफा इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इसमें जो लॉयर्स होते हैं बड़ी फर्म, वो बहुत पैसे कमाते हैं। तो ये एक अच्छी फील्ड है। और इसमें क्या है, ये यहाँ का अभी अगर इंडिविजुअल बाहर जाता है, बाहर किसी कंट्री में सेटल होता है, कुछ करता है, तो ये वाला लॉ अगर उसको पता है तो ये वहाँ पर भी पढ़ा भी सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, क्योंकि ये हर जगह के लॉ तकरीबन सेम है। इन एग्रीमेंट के हिसाब से बनाए गए हैं हर जगह के लॉ, ठीक है। कोई ओके डाउट सर। है तो बताइए। नहीं सर। अच्छा, किताब आपको खरीदनी है वी के आहूजा, बल्कि किताब मत खरीदना, मैंने यहाँ एक आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी भेजी है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना जब कोरोना कम हो जाए। सर 484 या मतलब सर अप्रोक्स 500 पेज का है वो। हाँ, तो किताब भी तो 500 पेज की है ना। ये देखो कितनी मोटी किताबें, मैं दिखाता हूँ तो होल्ड पे। सर किताब ही बेस्ट है, किताब और सुजीत तो तेरा कह देते हैं। तेरा तेरा माइक ग्लिच कर रहा है सुजीत। किताब भी बेस्ट है, लेना चाहो तो ले लो, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है ना, उसमें जितना इन किताबों में कवर नहीं है उससे ज़्यादा मटेरियल उसमें उतनी ही में कवर है। अगर ये किताब 500-600 पेज की है तो वो भी 500 पेज का है, लेकिन उसमें किताब से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में कवर्ड है, टेबल बना बना के, पीछे उसमें समरी दे दे के, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी उसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है, मतलब, और रिसेंट केस लॉज, मतलब बहुत अच्छा सोर्स है। लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं तो पढ़ चुका हूँ ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ। ओके कई सर, दफा बुक का नाम क्या बताया था आपने? दो किताबें हैं, एक वी के आहूजा और एक बी एल वडेरा। मैंने तो वडेरा से पढ़ी है, लेकिन वडेरा थोड़ी मुश्किल है, तो वी के आहूजा, वी के आहूजा, ठीक है सर, आहूजा। ठीक है। लेकिन अगर कितने पेज बताए थे सर इसमें? 400 पेज प्रिंट आउट इसमें में? हाँ जो पीडीएफ आपने सेंड किया। पीडीएफ में सुजीत कितने पेज हैं, 4 बार तो होंगे कम से कम। हाँ अप्रोक्स होंगे इतने। लेकिन तो देखो, चाहे 400 के करीब तो सर ये 200 के करीब की बुक पड़ जाएगी हमें, अगर हम बाहर से प्रिंट आउट निकलवाएंगे 50 रुपए पेज के साथ, 50 पैसे प्रिंट। हाँ 50 पैसे प्रिंट। और दूसरी बात क्या है कि पूरा थोड़ी पढ़ना होता है यार। सर पर घर में मटेरियल होगा तो कुछ ना कुछ तो एग्जाम के टाइम पे सर फिर कहाँ लाइब्रेरी में टक्कर मारते घूमेंगे हाँ, हम। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आप वो लोगे जो मैंने पीडीएफ भेजा है, तो वो बेस्ट है। उसमें बिल्कुल अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। सर फिर लास्ट में जो फिर एग्जाम आते हैं फिर मटेरियल जमा करने में टाइम लगता है, फिर तो सोचते हैं कि इस वाले सब्जेक्ट का हाँ लें या तो उस वाले का, तो अभी से मटेरियल जोड़ हाँ, देना चाहिए हमें मटेरियल तो। जो मैंने भेजा है प्रिंट आउट निकाल लो। 500 पेज आपको कम लग रहे हैं क्या? वो नहीं सर सही है। तो बहुत है। और बाकी आपकी मर्जी है, देखो मैंने सोर्स बताया, आप वो भी देख लो और ये आहूजा की किताब भी देख लो, जो आपको सही लगे। लेकिन मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर है, हालांकि मैंने तो किताब से पढ़ा है, क्योंकि मैंने जो देखा उसमें इन्फॉर्मेशन अप टू डेट है। इन लोगों की इन्फॉर्मेशन पुरानी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, नई केस लॉ भी नहीं डाले इन्होंने, इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी ढंग से कवर नहीं किया, ना तो केस लॉ कवर किया, प्रैक्टिकल चीज़ें भी कवर नहीं करी कि कैसे केस चलता है कोर्ट में। तो ये कमियां हैं इन किताबों में। तो बाकी आपकी जैसी मर्जी, मेरे हिसाब से आपको वो लेना चाहिए, और उसके साथ आपको ये लेना चाहिए, बेर एक्ट। और बेयर अगर अगर आपको मन करता है तो आहूजा आप ले लो, नहीं तो आहूजा तो आपको मेरा ख्याल लाइब्रेरी में भी मिल जाएगी। यस सर, तो बहुत प्रिंट सिंपल आउट लैंग्वेज, निकाल लेते हो बेस्ट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है सुजीत उसकी, वेरी सिंपल लैंग्वेज। एक तरह का वो क्लासरूम नोट्स हैं वो। सर एक तो इजी है, ऊपर से सस्ता पड़ रहा है, तो और क्या चाहिए। हाँ, और पता है दूसरी चीज़ क्या है, जब आपका एक लेवल बन जाएगा ना, तो फिर तो आप जिस किताब से चाहे पढ़ो।
जी सर। और मेरा क्या है कि मैं कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह का आपको समरी भी भेजता रहूंगा, जिस्ट भी। तो ये इस तरीके ओके से हम सर। लोग कर लेंगे, बाकी तो देन यू आर इंडिपेंडेंट। चलिए फिर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके सुजीत, बाय, टेक केयर। बाय।